सदियों से यह देखा जा रहा है कि जब भी रिटायरमेंट की बातें करते हैं और हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो मुझे कॉर्पस मिलेंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बैंक के फिक्स डिपॉजिट का ध्यान आता है। सबसे पहले यही इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को ध्यान में आने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर आदमी हिंदुस्तान का जानता है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट होती है और ये कैसे कराई जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं कि इसके रिटर्न जो हैं प्रेडिक्टेबल हैं, यानी आपने जब फिक्स डिपॉजिट कराई, जितने वर्षों के लिए कराई, आपको ये पता होता है कि इसमें ब्याज कितना मिलेगा, ना उससे एक पैसा कम मिलेगा, ना उससे एक पैसे अधिक मिलेंगे। और तीसरा कारण है कि माना जाता है कि दूसरे इन्वेस्टमेंट की तुलना में ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। लेकिन आज की चेंजिंग एनवायरनमेंट में जहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट टैक्सेशन और इन्फ्लेशन का है, तो केवल हम इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम रिटायरमेंट प्लानिंग, या यूँ कह सकते हैं प्रूडेंट रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि, वैल्यू एडिशन के लिए रिटायरीज को ऐसी रणनीति अपनानी होगी जिसमें कि उसका परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट हो सके, पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखा जा सके और इस सब के साथ साथ वो टैक्स इफ़िशिएंट भी हो। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं कुछ मुद्दों की कि यदि आप रिटायर कर रहे हैं तो आपकी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जिससे कि आप टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों को मात दे सकें। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या यदि हम रिटायर करते हैं तो केवल फिक्स डिपॉजिट कराना ही काफ़ी है? फ्रेंड्स, ये पूछना तो काफ़ी आसान है लेकिन इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए ठीक से समझने के लिए दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला कि इन्फ्लेशन का मतलब, यदि इन्फ्लेशन 5%, 10% जो भी है, इन्फ्लेशन यदि होता है तो इसका मतलब कि रुपए की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। इसका मतलब कि जो 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर आज के दिन में है, 2 साल के बाद उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। या यूँ कह सकते हैं कि जो गुड्स आज 100 रुपये में खरीद रहे हैं और इन्फ्लेशन यदि है तो 2-4-5 सालों के बाद वो गुड्स खरीदने के लिए हो सकता है कि आपको 110 या 120 रुपये इन्वेस्ट करने पड़े। तो सबसे पहला कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको 50 लाख 60 लाख रुपए मिलते हैं, आपको लगता है ये काफ़ी है, जनाब आज के दिन में काफ़ी लग रहा है, लेकिन 10-15 सालों के बाद इसकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए चूँकि परचेजिंग पावर कम ना हो, इस परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करना है तो इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहाँ की कम से कम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिले। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलने का मतलब, जैसे आज के दिन में बैंक की सामान्य अवस्था में जो फिक्स डिपॉजिट पर रेट है वो 7% के आसपास है और इन्फ्लेशन 5-5.5% के आसपास एवरेज माना जाता है। यदि 5.5% इन्फ्लेशन को माने तो हम कह सकते हैं कि यदि हम बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 7% के ब्याज की दर पे फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न 1.5% हुआ, बिकॉज कि 5.5% तो इन्फ्लेशन और ब्याज मिल रहा है हमको 7%, जो 1.5% का डिफरेंस है वही एक्चुअली हमारा एक्चुअल गेन है। यानी यही परचेजिंग पावर यही ऐड करता है। दूसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टैक्सेशन का भी हिंदुस्तान में काफ़ी समस्याएं हैं। इसको ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हम मान के चलें कि आप रिटायर हो गए हैं और आपको 50 लाख रुपए रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है और आपने उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिया है। अब आप चाहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आपकी ठीक से चले, तो आज के दिन में आपको 50,000 रुपये पर मंथ आपको चाहिए घर खर्च के लिए, जिसमें आप आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। अब ये मान के चलें सबसे पहला कि उस पैसे को हम ऐसी जगह जमा करते हैं कि जहाँ की जितना इंटरेस्ट है उतना इन्फ्लेशन है, यानी इंटरेस्ट का इम्पैक्ट भी जीरो और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी जीरो, और हम मान के चलें कि हम टैक्स ब्रैकेट्स में नहीं आते, यानी 0% टैक्स लगता है। तो 50 लाख रुपए, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से, जो कि जीरो इंटरेस्ट, जीरो इन्फ्लेशन और जीरो टैक्स, तो ये
100 महीने आपके ये पैसे चलेंगे, यानी 8 साल 4 महीना ये फंड चलेंगे और उसके बाद पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब 8 साल 4 महीने यानी 60 साल में रिटायर हुए और 8 साल 4 महीना में 68 वर्ष 4 महीने के बाद आपके पास पैसे कुछ नहीं रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आज की परिस्थितियां हैं कि बैंक में ब्याज की दर 7% है और इन्फ्लेशन 5% मान के चलें और ये मान के चलते हैं कि आप टैक्स ब्रैकेट्स में नहीं आते, यानी जीरो टैक्स लगेगा। तो इसमें जो आपके ये पैसे 50 लाख रुपए 50,000 रुपये मंथ के हिसाब से चलेंगे, ये चलेंगे 109 महीने यानी 9 साल 1 महीना। यहाँ हमने माना है कि टैक्स हमको नहीं देना पड़ा है, लेकिन जनाब आपको 50 लाख रुपए मिले हैं तो निश्चित रूप से आप टैक्स ब्रैकेट्स में आते होंगे। तो हम मान के चले कि 7% ब्याज की दर, जो बैंक की ब्याज की दर आज है, 5% इन्फ्लेशन और 10% के ब्रैकेट्स में आप आते हैं। तो आपको ये 50,000 रुपये केवल 93 मंथ्स ही चलेंगे। 93 मंथ्स का मतलब 7 वर्ष 9 महीने, और यदि आप 20% के टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं तो ये 50 लाख रुपये 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से केवल 90 महीना चलेगा, यानी 7 साल 6 महीने ही चलेंगे। अब ये समस्याएं होती हैं कि इन सब एग्जाम्पल में देखा कि 7% इंटरेस्ट, 10% के टैक्स में, 0% के टैक्स में, 20% के टैक्स में, लेकिन किसी में भी 8 साल 4 महीने से अधिक हमारे 50 लाख रुपए नहीं चलेंगे। अब समस्या ये है कि आखिर यदि हमारी लाइफ स्पैन 60 साल के बाद 25 साल 30 साल हो, तो ये तो 8 साल में ही 9 साल में ही सारे पैसे समाप्त हो रहे हैं। तो आखिर क्या करना होगा हमें जिससे कि हम अगले 15-20 साल 25 साल जितना साल जीवित रहेंगे ठीक से उसको हम अपनी ज़िंदगी को बिता सके। तो इसके लिए निश्चित रूप से जो 50 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, कुछ ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करने हैं जहाँ ब्याज की दर अधिक हो। हम मान के चलते हैं कि ऐसे एवेन्यूज में जहाँ इन्वेस्ट किया हमने, रिटर्न 10% है और 5% इन्फ्लेशन और 10% यदि टैक्स ब्रैकेट्स हैं आपके, टैक्स के स्लैब हैं आपके, तो ये 108 महीने चलेगी, जो करीब जो 9 वर्ष होता है। ये भी सफिशिएंट नहीं है जनाब। और यदि 20% टैक्स ब्रैकेट्स में हो इसी सिचुएशंस में, ये केवल 97 महीने चलेंगे, यानी 8 साल 1 महीना ही चलेगा। तो हम देखते हैं कि ब्याज की दर 7% हो, 10% हो, कुछ भी हो, ये हमारी पूरी ज़िंदगी ये पैसे 50 लाख रुपये 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से नहीं चलेंगे। इसके लिए तो 2 ही चीज़ हो सकती हैं, 3 ही चीज़ हो सकती हैं। या तो 50 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर ले, तो जनाब रिटायरमेंट कॉर्पस 50 लाख मिला है, इसको 50 लाख 1 रुपये आप नहीं कर सकते। दूसरा कि 50,000 रुपये महीने जो खर्च हैं आपके हर महीने, उसको खर्च को कम करें, 30,000 40,000 कर ले, तो शायद ये जो रुपए चलने की बातें हैं, जो समय है, ये शायद 10 साल 12 साल 18 साल हो जाए। तो ये भी स्थितियां बहुत ठीक नहीं है, बिकॉज ज़िंदगी भर नौकरी की हमने, स्ट्रेस में रहे, अब चाहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ हम ठीक से बिताएं। तो इस परिस्थिति में भी 50,000 खर्च होते तो मैं 30,000 में अपना घर चलाऊँ, तो लगता है फिर ये ज़िंदगी क्या है। तो इसके लिए निश्चित रूप से एक ही ऑप्शन बचता है कि उस 50 लाख को ऐसे एवेन्यूज़ में हम इन्वेस्ट करें जहाँ की रिटर्न बेहतर हो और पोर्टफोलियो की भी सेफ्टी हो। तो इसके लिए सामान्य तौर पे रिटायरीज़ के लिए 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का आज के दिन में मैंने देखा कि 5 साल का जो इनका CAGR है वो 4% से लेकर 9% तक है। और 9% जो CAGR जो रिटर्न मिल रहा है डेट फंड्स में, वो मिल रहा है क्रेडिट रिस्क डेट म्यूचुअल फंड में। क्रेडिट रिस्क डेट म्यूचुअल फंड में जनाब रिटर्न भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी अधिक होते हैं। तो और उसके बावजूद जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 9% रिटर्न से भी भाई हमारा 9 साल 10 साल चलेगा, इससे अधिक कुछ नहीं चल सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटायरीज़ के लिए मुख्य रूप से 2 ही सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में आज के दिन में जो 8 साल से अधिक पुराने फंड हैं वो केवल 18 फंड हैं, और उन 18 फंड का जो रिटर्न है ये कम से कम 9.22% है और मैक्सिमम 18.61% है। अब हमें ये देखना है कि कम से कम 9.22, ये सारे जो रिटर्न्स हैं वो आज के हैं, यानी कल जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके बेसिस पर कैलकुलेट किए गए हैं। तो अब इसमें एक संभावनाएं बनती हैं हमें कि मिनिमम 9% है, मैक्सिमम 18% है, तो शायद कहीं मीडियन वाला जो होगा वो हो सकता है 14-15% के आसपास को। और यदि ऐसा होता है तो एक ऑप्शन है हमारे हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स का। दूसरा ऑप्शन है जो रिटायरीज़ के लिए माना जाता है, वो है लार्ज कैप का फंड।
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, यदि हमने 8 वर्षों का हमने एवरेज CAGR देखा तो वो 11.88% है। ये निफ्टी 100 TRI का है। इसका मतलब यदि लार्ज कैप के आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 11-12% के आसपास का रिटर्न आपको एवरेज मिलेगा। और आप चाहते हैं कि लार्ज कैप के एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आज के दिन में 8 वर्ष से अधिक पुराना लार्ज कैप फंड 27 फंड हैं और इनमें जो मिनिमम रिटर्न जो है पिछले 8 वर्षों का CAGR, एवरेज CAGR वो है 10.16% और मैक्सिमम है 14.29%। तो हम समझते हैं कि इसका मीडियन जो है वो 12% है। तो यहाँ देखा कि लार्ज कैप में मीडियन 12% और हाइब्रिड एग्रेसिव में करीब 14% के आसपास आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हाइब्रिड एग्रेसिव या लार्ज कैप किस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोनों ही केस में जो हम एग्जाम्पल में बताए थे कि 10% का रिटर्न है, 5% का इन्फ्लेशन है और 10% ब्रैकेट्स हैं आपके टैक्स ब्रैकेट्स, तो ये 9 साल ही चलेंगे। और इसी पोजीशन में यदि हम इसको 12% या 14% करेंगे तो निश्चित रूप से ये अधिक लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी लगता है कि 50,000 रुपये यदि हम करें और 12% 14% में भी लगाएं तो शायद 14-15 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको इससे कोई और रिस्की फंड ढूंढना पड़ेगा या 50,000 रुपये पर मंथ जो खर्चे हैं आपके, वो खर्चे को कम करके 40 या 45,000 या 35,000 लाएंगे, तब आप रिटायरमेंट के बाद 20-25 साल तक ठीक से रह पाएंगे। फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस थे। इसमें हर रिटायरीज अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सेलेक्ट कर सकता है। कोई भी फंड ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है। ये डिपेंड करता है कि आप रिटायरीज हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना रिस्क ले सकते हैं, या आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी और कितनी, इस सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आप किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट करे और वो टैक्स इफ़िशिएंट भी हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास ना ही MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैंने सभी कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, ना ही मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।